हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेरी लव। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी वीडियो कभी मिस ना करें। साथ ही अब आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक अमेरिकन जर्नलिस्ट अर्नेस्ट हेमिंगवे की शॉर्ट स्टोरी को, जिसका नाम है ओल्ड मैन एट द ब्रिज। इसे 1938 में लिखा गया था और उसी साल इसे पब्लिश भी किया गया था। इसकी सेटिंग स्पेन में रखी गई है और साथ ही जो सिविल वॉर्स थे उसी दौरान इसे लिखा गया था, इसलिए वॉर एंड इट्स इफ़ेक्ट, इस बात को इस स्टोरी में बहुत ही ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया गया है। किस तरह वॉर जो है वो नॉर्मल पीपल की लाइफ्स को इफ़ेक्ट करती है। फ्रेंड्स, जब ये स्टोरी लिखी गई थी तो लिटरेरी पीरियड जो था वो मॉडर्निज्म का था। फ्रेंड्स, इस स्टोरी की जो मेन थीम है वो है लाइफ, डेथ एंड वॉर, यानी ज़िंदगी, मौत और युद्ध या लड़ाई। किस तरह जो जंग है, जो वॉर चल रही है, वो लोगों की लाइफ और डेथ दोनों को ही इफ़ेक्ट कर रही है। किस तरह लोग नॉर्मल जीवन जी रहे थे। इस जंग के शुरू होने से पहले उनकी लाइफ कितनी नॉर्मल थी, कितनी छोटी छोटी चीज़ों में वो खुशियाँ ढूंढ रहे थे, लेकिन इस जंग ने उनसे उनका सब कुछ छीन लिया। उन्हें अपने घर को छोड़ कर जाना पड़ा। इसी के बारे में ये स्टोरी है। फ्रेंड्स, जब कोई राइटर या कोई पोएट वॉर के बारे में लिखता है तो उसके माइंड में दो तरह की थॉट्स होती हैं। या तो वो रूपर्ट ब्रूक की तरह होते हैं जो वॉर को एक ग्लोरियस वे की तरह देखते हैं। वो वॉर का हिस्सा होना, उसमें पार्ट ले पाना, अपने देश के लिए लड़ पाना, इसे एक बहुत ही ग्लोरियस बात मानते हैं, खुद को खुशकिस्मत मानते हैं। और दूसरी तरफ विल्फ्रेड ओवेन टाइप के पोइट्स होते हैं जो वॉर को एक बहुत ही हॉरिफिक वे में देखते हैं। वो देखते हैं कि किस तरह वॉर के कारण लोगों की जानें जाती हैं और इसे पसंद नहीं करते। अर्नेस्ट हेमिंगवे भी इस सेकंड टाइप के पोइट्स में आते हैं। विल्फ्रेड ओवेन की तरह ही वो भी जो हॉरर्स ऑफ वॉर हैं उन्हें बहुत ही ब्यूटीफुली समझते हैं और इसी के बारे में उन्होंने इस स्टोरी में लिखा भी है। फ्रेंड्स, अर्नेस्ट हेमिंगवे एक अमेरिकन जर्नलिस्ट, नॉवेलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। उनका जन्म हुआ था 21 जुलाई 1899 में और उनकी डेथ हुई थी 2 जुलाई 1961 में। साथ ही उन्हें पुलित्जर प्राइज़ और नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर दोनों ही अवार्ड किए गए थे। उनकी फेमस वर्क्स में द ओल्ड मैन एंड द सी, द सन ऑल्सो राइजेज, अ फेयरवेल टू आर्म्स, ये सभी शामिल हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब स्टोरी को समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, इस स्टोरी को समझने से पहले हमें एक बात और जाननी चाहिए कि जब ये स्पेनिश सिविल वॉर हो रहा था उस समय यूरोप की दो बड़ी कंट्रीज़ में डिक्टेटर्स का रूल था। इटली में मुसोलिनी का रूल था और जर्मनी में हिटलर का रूल था। अब ये जो इटली के लोग थे ये अपनी थ्योरीज़ में फैसिस्ट थे, यानी ये कह सकते हैं कि ये राइटिस्ट व्यू के थे, राइटिस्ट बिलीफ था इनका। और जर्मनी के जो लोग थे वो लेफ्टिस्ट थे अपने थॉट्स में। तो स्पेन के लोगों में भी एक तरह से कहें तो उनकी थिंकिंग में बंटवारा हो गया। कुछ लोग जो थे वो मुसोलिनी से एग्री करते थे, कुछ लोग हिटलर से एग्री करते थे और स्पेन के लोगों में दो ग्रुप बन गया, वो लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट, इस तरह से दो ग्रुप्स में डिवाइड हो गए और इसलिए वहाँ पर सिविल वॉर्स हो गए, यानी जो देश के अंदर ही देश के लोगों में लड़ाई हो गई। सिविल वॉर का मतलब होता है कि एक देश के अंदर लड़ाई होना, दो देशों के बीच नहीं, देश के अपने लोगों के बीच लड़ाई होना, उसे सिविल वॉर्स कहा जाता है। तो जो स्टोरी यहाँ पर लिखी गई है ये उसी सिविल वॉर के दौरान है। बहुत जगहों पर हमले हो रहे हैं, बम गिराए जा रहे हैं, टैंक्स से उन पर गोलियाँ, बारूद ये सब चलाए जा रहे हैं और इसलिए बहुत सारे लोगों को वॉर जोन से हटाया जा रहा है। उन्हें उनका शहर छोड़ना पड़ रहा है और उन्हें सेफ जगहों पर ले जाया जा रहा है। अब स्टोरी की स्टार्ट में ये बताया जाता है कि कई लोगों को उनके घरों से दूर ले जाया जा रहा है, वॉर जोन से दूर ले जाया जा रहा है और इस रास्ते में उन्हें एक ब्रिज को क्रॉस करना होता है। जो हमारी स्टोरी का नैरेटर है वो एक सोल्जर है, राइटिस्ट बिलीफ का है और वो लोगों की हेल्प कर रहा है, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, ब्रिज क्रॉस करने में, उनके कार्ड्स को ब्रिज क्रॉस करवाने में, इन सभी चीज़ों में वो हेल्प कर रहा है। और वो नोटिस करता है कि ब्रिज के किनारे एक ओल्ड मैन बैठा है जिसके कपड़े बहुत डस्टी हैं और उसने स्टील रिम्ड स्पेक्टिकल्स पहने हैं, चश्मे पहने हैं स्टील के फ्रेम के। काफ़ी समय तक वेट करने के बाद देखता है कि वो बूढ़ा आदमी अभी भी वहीं बैठा हुआ है, तो उससे रहा नहीं जाता है और वो उस बूढ़े आदमी के पास जाता है और उससे पूछता है कि आप कहाँ से आए हैं, वेयर डू यू कम फ्रॉम। और जो बूढ़ा इंसान है वो बताता है कि वो सैन कार्लोस से आया है और ये बात बताकर वो स्माइल करता है।
इस बात से ही हम समझ सकते हैं कि वो अपने नेटिव टाउन से कितना प्यार करता है कि सिर्फ उसका नाम लेने से, अपने शहर का नाम लेने से उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। और फिर खुद ही वो बूढ़ा आदमी उस नैरेटर को बताता है कि मैं अपने जानवरों का ख्याल रखता था। अब ये जो नैरेटर है ये कंफ्यूज हो जाता है कि इतने हॉरिफिक सिचुएशंस में, यहाँ वॉर चल रही है, लोग अपने घरों से जा रहे हैं, अपनी जान बचा रहे हैं, और ये बूढ़ा इंसान मुझे अपने जानवरों के बारे में बता रहा है। तो वो बूढ़ा इंसान कहता है कि हाँ, मैं अपने जानवरों का ख्याल रखता था, मैं अपने गांव को छोड़ना नहीं चाहता था, सैन कार्लोस को मैं छोड़ना नहीं चाहता था, मैं वहाँ से जाने वाला आखिरी इंसान था। तो जो नैरेटर है वो काफ़ी देर तक उस बूढ़े इंसान को देखता है और फिर पूछता है कि कौन से जानवर थे आपके पास। तो वो बूढ़ा इंसान कहता है कि मेरे पास बहुत तरह के जानवर थे, लेकिन मुझे उन सभी को पीछे छोड़कर आना पड़ा। अब ये जो नैरेटर है ये बहुत कंफ्यूज है, इसे समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या करे। ये बार बार पीछे मुड़कर ब्रिज के उस पार देखता है, उस एब्रो कंट्री में, कि कभी भी दूसरी तरफ से जो दुश्मन सेना है वो उन पर हमला कर सकती है, उन्हें जल्दी से ये इलाका खाली करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन साथ ही वो उस बूढ़े इंसान की हेल्प भी करना चाहता है। वो देख सकता है कि वो बूढ़ा इंसान कितना दुखी है और सोच रहा है कि अगर थोड़ी देर वो और उससे बात कर लेगा तो शायद वो बूढ़ा इंसान दोबारा खड़ा हो जाए और उन सभी के साथ आगे बढ़ जाए, एक सुरक्षित जगह चला जाए। तो वो दोबारा उस बूढ़े इंसान से पूछता है कि आपके पास कौन से जानवर थे। तो इस बार वो बूढ़ा इंसान कहता है कि 3 तरह के जानवर थे। मेरे पास एक बिल्ली थी, 2 बकरियां थी और 4 पेयर्स ऑफ पिजन थे, यानी मेरे पास 8 कबूतर थे। तो नैरेटर उनसे पूछता है कि आपने उन सभी को पीछे छोड़ दिया। तो बूढ़ा इंसान जवाब देता है, हाँ, उस आर्टिलरी के कारण मुझे पीछे छोड़ना पड़ा। कैप्टन ने हमसे कहा कि हम पर कभी भी हमला हो सकता है और हमें इस शहर को खाली करना पड़ेगा, इसलिए मुझे अपने जानवरों को पीछे छोड़ना पड़ा। तो नैरेटर उनसे पूछता है कि क्या आपकी कोई फैमिली नहीं है। तो इस पर बूढ़ा इंसान जवाब देता है कि नहीं, मेरे पास सिर्फ मेरे जानवर थे। मुझे पता है कि वो बिल्ली तो सुरक्षित होगी, बिल्लियाँ अपना ख्याल रख सकती हैं, लेकिन मेरे बाकी जानवरों का क्या होगा, मेरे बिना वो कैसे रहेंगे, कैसे अपना ख्याल रखेंगे। तो अब नैरेटर को उसमें थोड़ा इंटरेस्ट जगने लगा और वो उससे पूछता है कि आप किस पॉलिटिक्स के हैं, यानी आप लेफ्टिस्ट हैं या राइटिस्ट हैं। तो वो बूढ़ा इंसान जवाब देता है कि मैं कोई पॉलिटिक्स में नहीं हूँ, मैं इन चीज़ों में विश्वास नहीं रखता, मैं 76 ईयर्स का हूँ और 12 किलोमीटर चलकर आया हूँ अपने शहर से, और अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं और आगे बढ़ सकूँ। तो जो नैरेटर है वो उससे कहता है, उस बूढ़े इंसान से, कि ये कोई रुकने की जगह नहीं है, आप थोड़ा और हिम्मत करिए, थोड़ा और आगे बढ़िए। जब हम रोड पर पहुँचेंगे तो वहाँ पर बहुत सारे ट्रक्स मिल जाएंगे, आप उनमें बैठकर सुरक्षित जगहों पर जा सकते हैं। तो वो बूढ़ा इंसान पूछता है कि आखिर ये ट्रक्स जा कहाँ रहे हैं। तो नैरेटर जो सोल्जर है वो बताता है कि ये बार्सिलोना जा रहे हैं। और ओल्ड मैन कहता है कि मैं तो वहाँ किसी को नहीं जानता, मगर कोई बात नहीं, थैंक यू, तुमने मेरी बात सुनी। और फिर वो बेचारा थक कर अपनी सोच में डूब जाता है और कहता है कि मुझे पता है मेरी बिल्ली ठीक होगी, मेरी बिल्ली अपना ख्याल रख सकती है, मगर मेरे बेचारे बाकी जानवरों का क्या होगा, तुम्हें क्या लगता है। तो नैरेटर कहता है कि मुझे पता है आपके बाकी जानवर भी ठीक ही होंगे। तो ओल्ड मैन नैरेटर को देखता है और कहता है कि तुम्हें ऐसा लगता है। तो नैरेटर जो अपना पूरा ध्यान उस ब्रिज के दूसरे तरफ लगाया था कि कहीं दुश्मन सेना आ तो नहीं रही है, वो कहता है कि हाँ हाँ, आपके जानवर ठीक ही होंगे। तो ओल्ड मैन उससे पूछता है कि आर्टिलरी के आने के बाद भी जब बंदूकें चलेंगी, हमले होंगे, तब भी तुम्हें लगता है कि मेरे जानवर ठीक रहेंगे। तो इस पर राइटर उनसे पूछता है कि क्या आपने कबूतरों का पिंजरा खोला नहीं था, उनके पिंजरे को खोल कर नहीं आए हैं आप। तो इस पर ओल्ड मैन कहता है कि हाँ, मैंने पिंजरे को तो खोल दिया था। तो नैरेटर कहता है कि फिर क्या प्रॉब्लम है, आपके जो कबूतर हैं वो उड़ जाएंगे, वो थोड़ी ना बैठे रहेंगे कि हमला हो, वो उड़ जाएंगे, अपने आप को सुरक्षित रख लेंगे। तो इस पर ओल्ड मैन कहता है कि हाँ ठीक है, मेरी बिल्ली सुरक्षित होगी, मेरे कबूतर सुरक्षित होंगे, लेकिन मेरी बकरियों का क्या, उन्हें कौन बचाएगा, उनकी जान तो ज़रूर खतरे में रहेगी। लेकिन फिर वो उदास हो जाता है, एक लंबी सांस लेता है और कहता है कि कोई बात नहीं, अब मुझे उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए, मुझे उनके बारे में भूलना होगा।
तो इस पर नैरेटर कहता है कि अगर आपने आराम कर लिया हो तो प्लीज़ खड़े हो जाइए, आगे बढ़ने की कोशिश करिए, हम यहाँ और नहीं बैठ सकते हैं। तो इस पर वो बूढ़ा इंसान उसे थैंक यू कहता है और खड़े होने की कोशिश करता है। अपने पैर पे खड़े होते ही उसके पैर दोबारा कांपने लगते हैं और वो फिर से वहीं बैठ जाता है और उदास होकर कहता है, मैं अपने जानवरों का ख्याल रख रहा था। और फिर खुद को ही कहते रहता है कि मैं अपने जानवरों का ख्याल रख रहा था। अब जो नैरेटर है वो कंफ्यूज्ड है कि वो क्या करे। आसमान में ग्रे बादल छाए हुए हैं और इसलिए वो कम से कम अभी प्लेन से सेफ हैं, क्योंकि इन काले बादलों के बीच जो फास्टेस्ट प्लेन्स हैं वो नहीं उड़ सकती हैं, इसलिए कम से कम उन पे प्लेन से तो हमला नहीं होगा। लेकिन कितनी देर में उन पर टैंक से हमला शुरू हो जाए इस बात की तो कोई गारंटी नहीं है। और यहाँ ये बूढ़ा इंसान अपने जानवरों के बारे में सोच रहा है, तो वो उनसे रिपीट करता है बूढ़े आदमी से कि प्लीज़ आप चलने की कोशिश करिए। लेकिन बूढ़ा आदमी जो है वो अपनी ही सोच में खोया हुआ है। अब इसी पर नैरेटर को पता चलता है कि जो फैसिस्ट लोग हैं वो इब्रो की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ पर ये लोग हैं उधर ही वो फैसिस्ट सेना बढ़ रही है। और अब इस नैरेटर के पास कोई चारा नहीं है, उसे और लोगों की भी मदद करनी है, इसलिए वो उस बूढ़े इंसान को वहीं छोड़ देता है और आगे बढ़ जाता है दूसरे लोगों की मदद करने के लिए। इसी के साथ फ्रेंड्स यहाँ पर ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। बहुत ही शॉर्ट स्टोरी है, बहुत ही सिंपल है, लेकिन जो इफ़ेक्ट ऑफ वॉर है उसे बहुत ही ब्यूटीफुली डिस्क्राइब करती है। किस तरह से वॉर ने एक सिंपल बूढ़े इंसान की ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया, इस स्टोरी से हमें यही पता चलता है। तो फ्रेंड्स ये थी अर्नेस्ट हेमिंग्वे की स्टोरी ओल्ड मैन एट द ब्रिज।